गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम कोऑर्डिनेशन को कर रहे थे, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन का मीनिंग एंड फीचर्स देख लिया था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन के एसेंस को। ये इसमें क्या बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का क्या है, एसेंस है। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कई बार हमने देखा है कि बोर्ड्स में इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछा जाता है। इसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट्स में प्रोवाइड किया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इस तरीके से बिल्कुल कंसाइज वे में मैंने आपको प्रोवाइड किए सारे नोट्स। तो अब देखते हैं इसके क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम मैनेजमेंट को बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का एसेंस है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? इसमें कहने का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट की जान है। ये बोला जाता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? तो इसके कुछ रीजंस हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। या फिर कैसे पूछा जाएगा? व्हाई द कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, गिव रीजंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रीजंस देने पड़ेंगे जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेशन का, या फिर हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का एसेंस है। रीजंस क्या है? पहला रीजन बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। अब ये मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है फंक्शंस के, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, राइट। तो इसमें क्या बोलना है कि जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोई भी फंक्शन आप नहीं कर सकते हो मैनेजमेंट का। अब जैसे कि हमें पता है कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शन हैं, 5 फंक्शन हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो वन बाय वन हमें देखना है कि कौन से फंक्शन में कहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग को। तो प्लानिंग में क्या चाहिए होता है? प्लानिंग में मेन प्लान एंड डिपार्टमेंटल प्लान्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब मेन प्लान क्या होता है? जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, जिसको टॉप मैनेजमेंट ने बना दिया है। डिपार्टमेंटल प्लान्स कौन बनाता है? मिडिल लेवल पर जो बनाए जाते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंटल प्लान्स। अब मान लो मेन प्लान बना दिया टॉप लेवल ने कि आपको पूरी साल में 1000 मान लो 1000 शर्ट्स जो हैं वो बनानी है, ठीक है, ये मान लिया। या फिर ये कह सकते हैं कि इनका मेन प्लान क्या है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना है, ये मान लो, ठीक है। मेन प्लान क्या है कि हमें 1 लाख प्रॉफिट कमाना है 1 साल के अंदर। ये टॉप लेवल ने प्लान बनाकर भेज दिया। अब क्या होगा, डिपार्टमेंटल प्लान्स क्या होने चाहिए कि सेल्स वाले जो हैं, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपना एक प्लान बनाएगा कि हमें कितनी सेल करनी चाहिए जिससे कि 1 लाख रुपए 1 साल में हम अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट के उस पर। फिर आपको जो परचेज़ वाला होगा वो देखेगा कि उसको क्या क्या परचेज़ करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चर वाला देखेगा कि उसको कितने पीसेस जो हैं बनाने पड़ेंगे प्रोडक्ट के, जिससे कि 1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट अर्न हो जाए। अब क्या होगा कि अगर वो सारे लोग अपने अपने अलग अलग प्लान ही बना लें और वो ये देखें ही ना कि 1 लाख रुपए का हमारा जो मेन प्लान है कि 1 लाख रुपए हमें अर्न करने हैं, तो क्या होगा कि जो हमारा टॉप प्लान है वो अलग बात करेगा, जो डिपार्टमेंट के प्लान है वो सब अलग अलग बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और एंड में जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें 1 लाख रुपए अर्न करने हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा, हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या कहा गया है कि जब तक मेन प्लान का डिपार्टमेंट के प्लान के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं, हमारे गोल्स अचीव नहीं होंगे। इसीलिए हमने क्या बोला है कि मेन प्लान और डिपार्टमेंट के जितने प्लान्स हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। जो मेन प्लान कह रहा है उसको कैसे अचीव करना है वही प्लान होना चाहिए डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट आपका रहता है फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या कहाँ पर कोऑर्डिनेशन हो सकता है? डिफरेंट रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। सपोज़ करो कि आपने क्या करा है, कई सारे एम्प्लॉयज़ रख लिए हैं, वर्कर्स बहुत सारे हैं लेकिन मशीन्स उतनी नहीं है, तो वर्कर्स किस पर काम करेंगे? काम करने के लिए तो कुछ मशीन ही नहीं है उनके लिए अवेलेबल। तो क्या हो जाएगा, जब वर्कर्स हैं लेकिन मशीन नहीं है, काम आपका होगा? नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग होगी? नहीं होगी। आप सपोज़ करो मशीन है, वर्कर्स भी हैं लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है,
काम किस पर करेंगे? मशीन है, लेकिन क्या उसमें मटेरियल तो नहीं चाहिए ना, मटेरियल है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? तब भी आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। अब सपोज करो मशीन है, आपका मटेरियल भी है, आपने बहुत सारा पैसा भी लगा दिया, लेकिन वर्कर्स हैं ही नहीं। जब वर्कर्स नहीं तो मशीन खुद तो कुछ भी बनाएगी नहीं, राइट? तो क्या होगा कि हमें कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। जितनी मशीन है उसी हिसाब से हमें मटेरियल मंगाना होगा, उसी हिसाब से वर्कर्स को बुलाना होगा। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, तभी अच्छे से क्या होगा? प्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में भी हमें कोऑर्डिनेशन करना होगा। सपोज करो आपने एक पर्सन को पूरी अथॉरिटी दे रखी है, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उससे कह दिया है कि आप किसी को भी कोई भी ऑर्डर दे सकते हो, बस इतनी सी आप उससे बात कह दी, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो सब पर ऑर्डर दिए जा रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो क्या होगा? वो सबको एक्सप्लॉइट करते रहेगा। या फिर एक पर्सन है जिसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, उससे कह दिया है कि आपको सेल्स देखनी है, आपको परचेज देखनी है, आपको देखना है कि कंपनी ग्रो हो रही है, आपको देखना है प्रॉफिट हो रहा है, आपको ये भी देखना है कि सोसाइटी भी अच्छे से चल रही है, आपको देखना है हर वर्कर हमारा खुश रहना चाहिए। लेकिन उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो किसी से कोई ऑर्डर दे ही नहीं सकता है, उसके पास कोई पावर नहीं है, तो क्या वो अपने काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। अगर हमने क्या करा है, अथॉरिटी दी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो दें। जैसे कि आप सपोज करो क्लास में हमने क्या कर रहा होता है, एक मॉनिटर बना रखा होता है, एक मॉनिटर होता है, तो उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास में जब टीचर नहीं है तो उसको मेंटेन करना है, क्लास का डेकोरम मेंटेन रहे, कोई ज़्यादा शोर ना करे, सब अपना काम करें, ठीक है। अब उसको इस बात के लिए अथॉरिटी दे रखी है कि अगर कोई शोर कर रहा है तो वो क्या करता है कि टीचर्स को इन्फॉर्म करता है कि इस स्टूडेंट ने क्या करा है, शोर मचाया है, या इस स्टूडेंट ने क्या करा है, कुछ पढ़ाई नहीं करी है, या फिर कुछ भी, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वो सारा उसके पास क्या रहती है? अथॉरिटी रहती है कि वो टीचर को जाकर रिपोर्ट कर सकता है। तो ये क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हमने क्या कर रखा है? एक बैलेंस बना रखा है। वो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर ज़रूरी है। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या है कि जो पर्सन है जिसको आपने जॉब दी है, उसकी स्किल के बीच में और उसकी जॉब जो उसको दी है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सपोज़ करो एक पर्सन है जिसको कार्स बहुत पसंद है, उसको कार की डिज़ाइनिंग करना बहुत पसंद है, उसको उसके जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, उसको इंटरेस्ट है उस कार में, ठीक है। लेकिन हमने उसको जॉब क्या दे दी है कि उसको करनी है अकाउंटेंसी। क्या वो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन आपने काम दिया, वो करेगा, लेकिन क्या वो काम इतनी अच्छी तरीके से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। उसका इंटरेस्ट तो कार्स में है। आपको उसको डिज़ाइनिंग में डालना चाहिए था, आपको उसको कार्स के मैन्युफैक्चरिंग एरिया में डालना चाहिए था, लेकिन आपने क्या करा? अकाउंटेंसी दे दी उसको कि आपको भैया अकाउंट्स देखने हैं इस कंपनी के। तो क्या होगा? वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जब जॉब हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पर्सन को, तो हम देखें उस पर्सन की स्किल क्या है, उस पर्सन के किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको जॉब असाइन करें। तो उसके इंटरेस्ट एंड उसकी जॉब के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है कि सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक सुपीरियर है, वो अगर ऑर्डर दे रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि हम किसको ऑर्डर दे सकते हैं। सबऑर्डिनेट को भी पता होना चाहिए कि किसके ऑर्डर को हमें फॉलो करना है, हमारा क्या रिलेशन है, सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उनके ऑर्डर मिल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो उन सब के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सपोज़ करो आपने एक दिन इंस्ट्रक्शन दे दिया है एक पर्सन को कि आपको क्या करना है, 10 शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है 2 दिन में, बोल दिया। लेकिन दूसरे दिन आप बोल रहे हैं कि आपको 5 चॉकलेट्स प्रोड्यूस करनी है। मतलब क्या हो गया? इंट्रोडक्शन, आपका जो इंस्ट्रक्शंस है वो अलग अलग हो गए। एक दिन आप चॉकलेट को बनवा रहे हैं, दूसरे दिन आप शर्ट बनवा रहे हो, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। अब जिसको आपने इंस्ट्रक्शन दिया वो कंफ्यूज रहेगा कि चॉकलेट बनाए, शर्ट बनाए, कितनी बनाए, तो क्या रहेगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, और वो कुछ भी नहीं करेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन कहाँ पर चाहिए? स्टैंडर्ड्स में एंड एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुई है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपने बोला कि आपको आपकी जो प्रोडक्शन है, कोई भी आपका प्रोडक्शन हो सकता है, तो वो आपने बता दिया कि 100 आपके जो प्रोडक्ट है वो बनने चाहिए। बने कितने? 80 बने हैं। तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया तभी तो 80 बने हैं, कुछ कमियां रही होंगी।
तो वो कमियां क्यों रहीं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पर भी स्टैंडर्ड्स जो आपने सेट करे हैं और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आई है, उन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस यहाँ पर हमने देखा है कि कैसे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होता है हर लेवल पर ज़रूरी होता है। अब हर लेवल पे हमने जैसे कि लेवल देख ही लिए हैं कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो उन तीनों लेवल पर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखते हैं टॉप लेवल पे क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट है इंटीग्रेट ऑल दी एक्टिविटीज़। टॉप लेवल पे क्या होता है, क्यों ज़रूरी है कि जितनी भी आपकी कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही, चाहे वो आपकी मार्केटिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उन सबको एक साथ जोड़ कर रखना है, उनको इंटीग्रेट करना है। देन आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के एफर्ट्स को आप एक कॉमन डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो। ये भी किसका काम है? टॉप लेवल का है। अब मान लो कि सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो चाहते क्या है कि वो रिच हो जाएं, उनकी सोसाइटी में उनकी इज्जत हो, ठीक है, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, लेकिन वो सब अलग अलग हैं, अलग अलग काम करे जा रहे हैं, वो सब अपने लिए सोचे जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? हमें उनको मोटिवेट करना है, उनको बताना है कि आप लोग मिलकर काम करो, आप लोग मिलकर अच्छा काम करोगे तो हमारी कंपनी अच्छा ग्रो करेगी। जब हमें प्रॉफिट होगा तब हम आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपको बोनस दे सकते हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या करा हमने कि उनके जो अलग अलग एफर्ट्स थे उन सबको एक कॉमन डायरेक्शन में लाकर कोऑर्डिनेट कर दिया है। ये किसका काम है? टॉप लेवल का। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पर क्या हो रहा है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं डिपार्टमेंट्स की, उन सारी एक्टिविटीज़ के बीच में बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं हम। जिससे क्या हो रहा है, अब मान लो वही सेल्स का देख लो एंड मैन्युफैक्चर का देख लो। अगर आपकी सेल्स ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग आप इतनी नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, एक दिन जितना प्रोडक्ट है वो सब ख़त्म हो जाएगा और फिर डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते हो लोगों की, जिसकी वजह से क्या होगा कि बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के बीच में क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ लोअर लेवल। लोअर लेवल पर कैसे होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं वर्कर्स की, उन सबको हम जोड़ के रखते हैं, एक साथ इकट्ठा कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। उन सब वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना, तो उनके सारे एफर्ट्स किस तरह जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, गोल्स को अचीव करने के डायरेक्शन में। फिर है नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेशन है। अगर कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। बस इतना से इसमें लिखना है। अब भाई जैसे कि हमें पता है कि हम कोई भी आंसर लिखते हैं तो एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, यहीं तक लिखकर छोड़ देता है, लेकिन हम कौन है, हमें टॉप करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग, कुछ अलग दिखाना पड़ेगा कि हम थोड़े से डिफरेंट हैं। वो डिफरेंस कैसा होगा कि हमें कुछ और नहीं करना है, हमें क्या करना है, हर आंसर के बाद में एक कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंक्लूजन दे देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन था, इसमें क्या पूछा था कि कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का एसेंस है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है। अब हमने बता दिया कि हाँ एसेंस है और क्यों है ये भी बता दिया। अब हमें क्या करना है, कंक्लूड करना है इस बात को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आफ्टर एनालाइजिंग अवर फीचर्स, हमने पहले फीचर्स बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ये सारे रीजन्स दिए। अब हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी फीचर्स हैं उनको हम एनालाइज करने के बाद ये कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या है। ये लाइन काफ़ी अच्छी है, इसको आप आंसर में कोड कर आना। क्या है कि जितने भी फंक्शंस हैं वो फूल हैं, ठीक है, फूल है। कोऑर्डिनेशन क्या है, एक धागा है, और जो क्या कर रहा है उन सारे फूल को एक साथ जोड़ रहा है। आपको दिख रही है ये लाइन, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो जितने फंक्शंस हैं वो सब फूल हैं, और कोऑर्डिनेशन क्या, एक धागा है जो कि उन फूलों को एक साथ जोड़ रहा है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक माला बन रही है। ठीक, ये लाइन बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपका एग्जामिनर पर। तो आपको क्या करना है कि ये लाइन लिख कर आनी है अपने आंसर में। तो आपको क्या करना है, ये लाइन आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। फंक्शंस आर फ्लावर्स एंड कोऑर्डिनेशन इज अ थ्रेड दैट टाइज दीज फ्लावर्स टू फॉर्म द गार्लैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस, इसी के साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप योर नॉलेज